क्या आपको भी विदेश में नौकरी करने की इच्छा है? खासतौर से कंबोडिया से कोई जॉब ऑफर तो नहीं आया ना? अगर आया है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कंबोडिया में नौकरी के लालच पे कहीं आप न बन जाएं साइबर गुलाम। जी हां, यह हम आपको डराने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने इस बारे में बाकायदा एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में क्या है ये बताने से पहले ये आपको बताते हैं कि ये एडवाइजरी क्यों है। दरअसल कंबोडिया में एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। ये भारत में नौकरी की तलाश करने वाले लोगों को सबसे पहले टारगेट करता है, उसके बाद रोजगार का लालच देकर उन्हें कंबोडिया बुलाता है, अच्छे अच्छे पैकेज पर, बढ़िया बढ़िया नौकरियों का लालच देकर, आसानी से मिल जाने वाली अच्छी नौकरियों के लालच में। और कंबोडिया पहुंचते ही तुरंत उनका पासपोर्ट जमा हो जाता है और फिर नौकरी की जगह करवाए जाते हैं साइबर अपराध। जी हां, कैसे साइबर अपराध ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन ये बता दें कि कोई छोटे मोटे अपराध नहीं होते हैं। एक सिर्फ मोटा अनुमान ये है कि 5-6 महीने के भीतर ही 500-600 करोड़ तक के फ्रॉड ये करवा देते हैं। और करवाते कैसे हैं ये भी आपको बताते हैं। ये पुराना तरीका अपनवाते हैं, लोगों से फेसबुक पर फेक प्रोफाइल से धोखाधड़ी करवाते हैं। लेकिन इस पूरे गिरोह का सबसे खौफनाक चेहरा अब आपको बताते हैं। दरअसल ये गिरोह धोखेधड़ी के रोज टारगेट देता है लोगों को, जिनको ये साइबर स्लेव बनाता है गिरोह, उनको बाकायदा रोज टारगेट दिए जाते हैं। अब टारगेट अगर पूरा नहीं किया तो फिर खाना तक नहीं दिया जाता, 12-12 घंटे काम करवाया जाता है, उनको मजबूर किया जाता है लगातार काम करने के लिए। और काम नहीं किया तो फिर अलग अलग तरीके से टॉर्चर करवाया जाता है। और जानते हैं टॉर्चर किस हद तक किया जाता है? एक पीड़ित ने अपनी आपबीती में बताया कि कभी कभी तो बिजली के झटके तक दिए जाते थे। यानी कि ये लोग आपको पहले नौकरी का ऑफर देंगे और उसके बाद कंबोडिया ले जाकर आपसे साइबर अपराध कराएंगे, और एक तरफ ऑफर, काम नहीं किया तो मिलेगा टॉर्चर। और इसीलिए भारतीय विदेश मंत्रालय ने कंबोडिया में जॉब के लालच में नहीं फंसने की एडवाइजरी जारी की है। कंबोडियन अथॉरिटीज के साथ मिलकर भारत ने लगभग 250 भारतीयों को रेस्क्यू भी किया है। रेस्क्यू हुए लोगों से जबरन साइबर फ्रॉड करवाया जा रहा था। पिछले 3 महीनों में ही लगभग 75 लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया है। अब बताया ये जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए कि वहां पर ये 250 नहीं, बल्कि लगभग ऐसे 5000 भारतीय लोग अपराधों में फंसे हुए हैं, जो अपनी मर्जी के बगैर वहां पर हैं। अब इनको निकालना भी बहुत जरूरी है। अब इनको जबरन साइबर धोखाधड़ी के काम में जो धकेला जा रहा है, उससे इनको बाहर कैसे निकाला जाए, इस पर तो विदेश मंत्रालय लगातार कंबोडियाई अथॉरिटीज के साथ काम कर रहा है। लेकिन आपके लिए इसमें क्या छिपा है? आपके लिए छिपी है सीख। विदेश जाने के, विदेश में नौकरी करने के, आकर्षक नौकरी के, मोटे सैलरी पैकेज में, विदेश में खासतौर से कंबोडिया में नौकरी का लालच आप पर भारी पड़ सकता है। इसलिए सोच समझ कर कीजिएगा। इससे पहले म्यांमार में भी इसी तरह के मामले आए थे, जब वहां पर बाकायदा अगवा कर लिया गया था। और ये पूरा का पूरा ये एक गिरोह जो है इस तरह के साइबर फ्रॉड्स में काम वहां चल रहा है। कमाल की बात यह और दुखद बात यह कि भारतीयों को वहां तक ले जाने में भारतीय भी हैं शामिल। इसमें चीन, कंबोडिया, जो लोकल लोग हैं वो तो हैं, लेकिन हमारे कुछ भारतीय भी इस काम में संलिप्त हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि किसी भी झांसे में न आए। इस तरह के नौकरियों के झांसे में आना आपके लिए जीवन भर की मुश्किल ला सकता है। करते हैं खास मेहमानों के साथ चर्चा। हमारे साथ मौजूद हैं 2 खास मेहमान। रॉबिंद्र सचदेव जाने माने फॉरेन एक्सपर्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका सचदेव सर। और हमारे साथ हैं दीपिका सिंह, जानी मानी साइबर एक्सपर्ट हैं और सीईओ हैं डीप साइट्स साइबर लैब की। बहुत बहुत स्वागत है दीपिका आपका भी हमारे शो पर। रॉबिंद्र सर, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं आपसे कर रहा हूं। विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी तो जारी की है और कुछ लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है, 250 लोगों को, एंड थैंक्स टू कंबोडियाई अथॉरिटीज जो इस मामले में भारत सरकार के साथ हैं और उन्हें हेल्प कर रहे हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि लगभग 5000 लोग ऐसे हैं वहां पर। ये विदेश मंत्रालय के स्तर पर, द्विपक्षीय रिश्तों के स्तर पर ये कितना मुश्किल होगा सर वहां पर उनको आइडेंटिफाई करना, निकालना? किस तरह की चुनौतियां आएंगी इस ऑपरेशन में सर? थैंक यू दीपक जी, ऑलवेज अ प्लेजर आपके साथ।
चुनौतियां आएंगी, काफी आएंगी। आप हम अभी कह रहे हैं, आंकड़ा इंडिया का एस्टिमेट है कि करीब 5,000 भारतीय हैं वहां पर। टोटल नंबर जो लोग हैं, ये जो मीकोंग रिवर है ना, जो चाइना से आती है, म्यांमार से होते हुए, लाओस से होते हुए कंबोडिया आती है, इस रिवर के अलोंग जो है एक पूरा माफिया जोन बन गया है। कसिनोज हैं, इलीगल है, और उन इलीगल कसिनोज में लोग गैम्बलिंग वैम्बलिंग करते हैं, और उसके चलते इस तरह के ये साइबर स्कैम्स के कंपाउंड्स बन गए हैं। अंदाजा ये है कि इस रीजन में करीब 1 लाख से ज्यादा लोग साइबर स्लेवरी में काम कर रहे हैं। और इनफैक्ट ये शुरू हुआ था चाइना से। पहले जो चाइना के माफिया, कुछ रिच लोगों ने, और कंबोडिया का एग्जांपल ले, कंबोडिया में इसके चलते कंबोडिया में बहुत बड़ी करप्शन है। कंबोडिया का जो प्रेसिडेंट है, उसका अपना नेफ्यू कहा जाता है, एक बहुत बड़ा गैंग वो चलाता है। ये मल्टीपल गैंग्स है वहां पर, राइट, कंबोडिया में है, म्यांमार में है, लाओस में है। तो इतने बड़े बड़े ये गैंग्स हैं, और अंदाजन है करीब 1 लाख से 2 लाख लोग इसमें फंसे हुए हैं। और फंसते हैं, यस, जैसे आप एग्जैक्टली कह रहे हैं, जॉब की ऑफर आई, गए वहां पे, पता चला एक बड़ा कंपाउंड है। जैसे हमारे तो सॉफ्टवेयर जोन होते हैं ना, इंडस्ट्रियल पार्क होते हैं, वहां पर ऐसे इंडस्ट्रियल पार्क्स बने हुए हैं। बहुत बड़ा कंपाउंड है, बड़ी बड़ी दीवारें आसपास, और अंदर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। वहां पर एक बार आपको उस कंपाउंड के अंदर ले गए, आप वहां से निकल नहीं सकते। और वो होता है जो आप बता रहे हैं, इनको डेली टारगेट दिया जाता है कि आप स्कैम ऐसे करेंगे, बताया जाता है ऑफकोर्स कैसे कैसे स्कैम करेंगे। फेसबुक वाला स्कैम है, ऑनलाइन बेटिंग के स्कैम है। एक टर्मिनोलॉजी होती है पिग बुचरिंग, जिसमें होता है कि आप किसी को फंसा लो, उसे धीरे धीरे कुछ कमाई भी करवाते रहो। जैसे पिग को फैटन किया जाता है ना, फिर उसको अल्टीमेटली काट दिया जाता है। तो पिग को फैटन करो और उसे काटो। और इनिशियली तो इन्होंने जो स्कैम, इनके जो टारगेट्स रहते हैं, रिच चाइनीज विमेन जो वेस्ट में रह रही हैं, अकेली हैं, उनसे रोमांस करो धीरे धीरे, और एक झटके में उनसे $1-8 मिलियन निकाल लो। ये पूरी इंडस्ट्री का जो एस्टीमेट है यूनाइटेड नेशन का, 1 साल का है कि करीब मोर देन $1 ट्रिलियन। तो इतने बड़े स्केल पे ये चल रही है, इलीगल है। सरकार के करप्ट ऑफिशियल्स, करप्ट लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं टोटल। कंबोडिया में खासकर, लाओस में भी, म्यांमार में भी। म्यांमार में तो जो नॉर्थ की स्टेट है, शाम स्टेट, वहां तो कुछ लॉ है ही नहीं, लीगैलिटी कुछ है ही नहीं, राइट। तो ये पूरा उस तरह से, तो जो अगर क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय सरकार डेफिनेटली कितना कर पाएगी, यस करेगी। और अगर कंबोडियन गवर्नमेंट को हम जितना प्रेशर भी कर ले, बट अगर वहां गवर्नमेंट के अंदर ही करप्शन है, और वहां के प्रेसिडेंट का नेफ्यू, और उसके जो उसका टॉप पॉलिटिकल सपोर्टर है, उसने प्राइवेट प्लेन से, उसने कंबोडिया के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर को यूएन मीटिंग में न्यूयॉर्क उसके प्लेन में गया था। कहा जाता है वो एक और बंदा है, वो सबसे बड़ा एक और गैंग चलाता है। तो जब इतना डीप इन गैंग्स की रीच है कंबोडिया के अंदर, तो भारत सरकार डेफिनेटली, जो हम एफर्ट्स करेंगे, कुछ रिजल्ट आएगा उसका, पर जरूरी नहीं ज्यादा आएगा। सो बेसिक चीज वही है जो आप कह रहे हैं, लोगों को एब्सोल्युटली सतर्क होना है। इस तरह की जो ऑफर्स आती हैं कंबोडिया, इवन थाईलैंड में, ओके, क्योंकि थाईलैंड से क्या करते हैं, आपको बॉर्डर से स्मगल करवा देते हैं, बोलते हैं नहीं यहाँ तो आप आ जाओ टूरिस्ट वीजा पे, हम आपको थाईलैंड इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि आपका वर्क वीजा जब तक आएगा, उससे पहले आप थाईलैंड में टूरिस्ट वीजा में आ जाओ, और हम आपको बॉर्डर क्रॉस करवा के आपको जल्दी पहुंचा देंगे कंबोडिया के उस लोकेशन में जहां आपको ऑफिस में जाना है। एब्सोल्युटली। तो थाईलैंड में उतर के ये पूरा एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही नेफेरियस, और बहुत ही एक लास्ट पॉइंट में कहूंगा, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, और इंडिया के लिए भी है, चाइना के लिए भी है, बाय द वे, और देशों के लिए भी है। बिल्कुल। चाइना में एक मूवी आई है अभी 6 महीने पहले, जिसका नाम है नो मोर बेट्स, जिसने जो चाइनीज लोग फंसे हैं इस स्कैम्स में, उनको लेकर के दर्शाया है। और उस कंपनी ने $500 मिलियन से ज्यादा का बिजनेस करा है चाइना के अंदर। तो आप सोचिए चाइना के अंदर मूवी इतनी पॉपुलर क्यों हुई, क्योंकि चाइना के अंदर भी लोग इससे बहुत ज्यादा इफेक्टेड हैं, इस पूरे स्कैम से। आप कहिए, ये आपने बहुत बहुत इंटरेस्टिंग एंगल इसमें दिया, क्योंकि इसमें वियतनामीज, इसमें मलेशियंस, इसमें चाइनीज नेशनल्स, इसमें भारतीय नेशनल्स, इसमें बांग्लादेश के लोग, पाकिस्तान, सब जगह से इसमें हैं। सारे नेशंस के इसमें नेशनल्स जो हैं, वो वहाँ पर साइबर स्लेवरी के लिए उनको धकेला जाता है इस जुर्म की दुनिया में। और कहा जाता है कि रूरल कंबोडिया में एक बाकायदा इंडस्ट्रियल पार्क है जहाँ पर 10-10 फुट ऊंची कंक्रीट की दीवारें हैं, और वहाँ पर सब तरह के क्राइम्स होते हैं, साइबर स्कैम्स वहाँ पर होते हैं, वहाँ पर वायलेंस होता है, टॉर्चर होता है, वहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन है, पोर्नोग्राफी है, एक्सटॉर्शन है, सब तरह के क्राइम वहाँ पर हो रहे हैं। तो ये एक तरह से ये सिर्फ
छोटा इशू नहीं है। अब थोड़ा सा हम इसको दीपिका जी से समझने की कोशिश करते हैं। दीपिका जी, जो हम आपसे आए दिन जो बात करते रहते हैं कि साहब किसी को फेसबुक के जरिए किसी को जालसाजी किसी के साथ हो गई, किसी के साथ कोई साइबर स्कैम हो गया, मिस कॉल वाले साइबर स्कैम्स हो गए, एक्सटॉर्शन हो गए, हनी ट्रैपिंग हो गए, ये सब कुछ हमारे ही भारतीय लोगों से कंबोडिया में इसी तरह के क्राइम्स ही कराए जा रहे थे दीपिका जी? दीपक जी, इसका तो पूरी तरीके से विरोध करना चाहिए, क्योंकि जो एक पर्सन अपनी आवक के लिए, अपनी कमाई के लिए, वो देख रहा है एक होप के साथ कि हम जाकर अपना ये जॉब डिस्क्रिप्शन पूर्ण करेंगे, उस होप के साथ, उस सपने के साथ जाता है, वो पैसे भी भरता है वीजा प्रोसेसेस और उस सब के लिए, और फिर जब ये ठगी का मामला आता है, यह बहुत ही दुखदाई होता है। इसका अगेन एक एंड टू एंड एनालिसिस कर कर देख लेते हैं, क्योंकि सिर्फ ये मुद्दा नेशनल्स को यहाँ से वहां लेके जाने का नहीं है, पर इंडिया में भी जो क्राइम हब्स बन रहे हैं, बांग्लादेश बॉर्डर पे जो बन रहे हैं, ये जितने भी हाई पॉपुलेटेड एरियाज है, जहाँ पे ये बॉर्डर्स बन गए हैं, इसमें किसी भी एक देश की गलती नहीं है। बट जैसे सैंड माफिया था, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ माफिया गैंग्स बनते आ रहे हैं, वैसे अभी एक साइबर माफिया भी बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्जिन जो है दीपक जी, अगर एक बैलेंस शीट के तरीके से देखे, मार्जिन आर मोर देन 95%। हमने खुद कुछ कॉल सेंटर्स देखे हैं जहां पे पर हेड, पर पर्सन सेल्स टारगेट पर डे वाज मिनिमम 5 लाख रुपीस, और वो टारगेट अचीव भी कर रहे, कभी कभी 14-15 लाख पर डे पे भी जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जितने नए नए स्कैम्स देखे हैं, राइट फ्रॉम पिग बुचरिंग टू व्हाट्सएप हैकिंग टू व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग टू एडल्ट कंटेंट टू ब्लैकमेलिंग, साइबर बुलिंग, ये जितने भी फ्रॉड्स है और जितनी भी कहानियां हम लोग ने कवर की है, अब भी हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई उस फ्रॉड के शिकंजे में आ रहा है। संख्या कम जरूर हुई है, बट शून्य नहीं हुई है। इसमें अगर एंड टू एंड हम देखें, वो आपको व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, वेरीफाइड इंस्टाग्राम एंड ट्विटर चैनल्स के द्वारा रीच आउट करते हैं कि यह पे पैकेजेस है, टेस्टिमोनियल्स भी बताते हैं ताकि आपका एक विश्वास हो, वीजा प्रोसेस भी करके देखते हैं, एक लेजिटिमेट वेबसाइट, एक लेजिटिमेट कंपनी एड्रेस, एक कंपनी प्रेजेंस भी होता है, ताकि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पे कोई चूक ना हो। इनफैक्ट ये किस्से को मैं थोड़े पुराने किस्से के साथ जोड़ना चाहूंगी, जो कि दुबई एंड गल्फ रीजन्स में हुआ था, जहां पे ऐसी नौकरी का लालच देखे लोगों को साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्टर्न इंडिया से लेके जाके, बांग्लादेश से भी लेके जाके, वहां पे उनको नौकरियों का वादा दिया गया, जैसे कि कंबोडिया केस में भी हमने देखा है। पर वहां पे उनके केवाईसी के नाम पर क्रेडिट्स कार्ड लिए गए, उनके केवाईसी के नाम पे लोन्स भी लिए गए, और उनकी फैमिलीज को यहाँ पे कॉल आ रहा था कि आप इसका लोन चुकाइए, तभी हम वहां पे आपको आने देंगे। अभी वो सच था, वो झूठ था, वो तो स्कैमस्टर्स जाने एंड विक्टिम्स के परिवार वाले जाने। बट परिवार वाले उस समय इतना घबर गए थे कि उन्होंने अपनी जमीन और जायदाद भी दे दी, जस्ट ये लोन चुकाने को, जो लोन सच्चा भी नहीं था। जहां तक हम कंबोडिया के ये स्कैम का देख रहे हैं, यहाँ पे मोर देन 5,000 to 6,000 इंडियन नेशनल्स वर टेकन, और इनको एक स्क्रिप्ट दे दी जाती है, जैसे दूसरे एक्सपर्ट ने कहा है, एक स्क्रिप्ट देने के बाद इनको धमकाया जाता है कि अगर ये नहीं करेंगे तो ये इनके ऊपर भी साइबर क्राइम करेंगे। तो कब कभी जब हम लोग ने देखा है कि जितने भी साइबर क्राइम के गढ़ बनते जा रहे हैं, ये हाई मार्जिन है जालसाजों के लिए, ये लो ट्रैकिंग है, क्योंकि वीपीएन्स, फेक सिम कार्ड्स एज इन जो सिम कार्ड्स डिस्पोजेबल होते हैं, प्रीपेड कार्ड जिससे ये सारे परचेजेस हो पाते हैं, तो लॉ एनफोर्समेंट ट्रैक नहीं कर पाती, और जो मास्क आईपी या वीपीएन्स के द्वारा ये अपनी आइडेंटिटी छुपा लेते हैं। वीओआईपी कंपनी, सोशल मीडिया कंपनीज, इनसे मैं यही दरखास्त करना चाहूंगी कि अगर ऐसी कोई स्कैम एक्टिविटी आ रही है, तो अगर मार्केटिंग के लिए अपना एआई डेवलप कर रहे हैं, तो इसके लिए क्यों नहीं। लास्ट केस, अभी तो हम सिर्फ नौकरियों के बारे में बात करें क्योंकि लोगों को एक होप होती है, बट इन्होंने तो बच्चों को भी नहीं छोड़ा। जो बच्चे बाहर पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, या मे बी एक स्मॉल सी इंटर्नशिप करना चाहते हैं, जहां पे तो उनको सैलरी का भी वादा शायद नहीं होता, इंटर्नशिप या कभी भी जो भी कॉलेज एडमिशंस के लिए भी इन्होंने बच्चों के केवाईसी लिए और उन बच्चों के नाम पे लोन्स कर दिए।
तो जो बच्चा 18 साल का भी नहीं हुआ है, उसका पैन कार्ड शायद बना हो या ना बना हो, बिल्कुल। उसके नाम पे लोन चल रहे हैं और ये लोन प्रॉपर फाइनेंस या लेंडिंग अपॉर्चुनिटी से दिए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये हवाई बात हो रही है, ये स्कैम्स हो रहे हैं, बट इनका एंड टू एंड एक चक्कर हम देखें कि दिस इज नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट। दिस नीड्स टू बी एब्सोल्युटली। और कनेक्टेड, ये बैकट्रैक्ड एक एंड इम्पॉर्टेंट फोरट्रैक्ड कि एंगल कैसे इसमें हो ये सकता है कि ये आप ये मत समझिए कि सिर्फ उन्हीं लोगों को ये जाल में फंसा रहे हैं जिनको नौकरियों के लिए बाहर जाने की इच्छा है, या जिनका जो पढ़ाई लिखाई के लिए भी जाना चाहते हैं, छोटी मोटी इंटर्नशिप करना चाहते हैं, उनको भी अपने जाल में फंसा लेते हैं। और बहुत सनसनीखेज खुलासे इस ग्रुप के बारे में वहाँ पर हो चुके हैं। सर ने अभी बताया कि कैसे कंबोडिया के बड़े बड़े एक प्रिंस ग्रुप का वहाँ पर नाम लिया जाता है। इसे गोल्डन फॉर्च्यून कंपाउंड इसे कहा जाता है, जहाँ लगभग 18 बड़ी बड़ी डॉर्मेट्रीज रखी गई हैं। वहाँ पर बाकायदा उनको टॉर्चर करने के पूरे तरीके हैं। तो कैसे ये उनको फंसाते हैं, अगर आपने इनके लिए काम नहीं किया, इसके बाद ये आपको मिसट्रीट करेंगे, इनको आपको मारेंगे, बिजली के टॉर्चर देंगे, उनका वीडियो बनाएंगे और आपके घर वालों को भी भेज देंगे साथ साथ में। तो इस तरह से आपको काम में अब सर जैसा हम बात कर ही रहे हैं, और आपने जो एस्टिमेट दिया 1 लाख का, एग्जैक्टली यूएन का ही एस्टिमेट ये है सर। अगर इसमें इतना बड़ा थ्रेट है पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, क्या एक ग्लोबल अलायंस बना के और उसमें भारत लीड करे? क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि भारत कुछ एग्जाम्पल सेट करे और यहां से लोगों के रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन चलाए? क्योंकि हमारे पैसा तो जा रहा है, हमारे साथ जो भी हमारे साथ साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, क्राइम्स हो रहे हैं, वो तो हो रहे हैं, लेकिन हमारे नागरिकों की जान भी जा रही है सर, वो भी खतरे में है। तो क्या एक कलेक्टिव ग्लोबल एफर्ट हो सकता है इसमें? तो सर्टनली क्यों नहीं हो सकता। आई मीन ये इशू अभी एक्चुअली पिछले 2-1 साल से इशू ज्यादा सामने आ रही है, इसकी खबरें और डिटेल्स। बट ये जो चल रहा है ये पिछले 4-1 साल से, कोविड के अराउंड से या उससे थोड़ा पहले से ये चीज बढ़नी शुरू हो गई है। तो इंडिया डेफिनेटली हम इस चीज को, पर बात है कि कोई अकेले नहीं कर सकता, इसमें सबको कोलैबोरेट करना पड़ेगा। इवन बाय द वे चाइना भी परेशान है क्योंकि चाइना के अपने सिटीजन इसमें फंस रहे हैं, राइट। तो चाइनीज गवर्नमेंट, चाहे उसकी हालांकि कंबोडियन गवर्नमेंट के साथ इतने रिश्ते हैं, वो भी प्रेशर कर रही है, करना चाहती है कि उसके सिटीजन भी जो वहां फंस जाते हैं वो ना फंसा करे। बट ऑन द अदर हैंड ये जो सारे माफिया चल रहे हैं, काफी सारे माफियाज जो है ये चाइनीज क्रिमिनल्स द्वारा बनाए गए माफियाज हैं, राइट। क्योंकि इतनी हाई टेक्नोलॉजीज है, एआई यूज हो रही है, इतनी हार्डवेयर, इतनी सर्वर फार्म्स वगैरह यूज करके सारा कुछ, तो इसमें चाइनीज लोग भी इन्वॉल्व है इन द माफिया, नॉट ओनली कंबोडियन ने आपको जगह दे दी, उन्होंने बोला आपको जो करना है करो इस बिल्डिंग के अंदर कंपाउंड में, कोई आपको पुलिस नहीं कभी पूछेगी, राइट। कोई जरूरत नहीं लाइसेंस वाइसेंस की, आप ऑनलाइन कसिनो चलाओ, ऑनलाइन बेटिंग करवाओ, लॉटरी करवाओ, जो करवाओ, राइट। तो इसमें चाइनीज क्रिमिनल्स इन्वॉल्व है, बहुत बड़े बड़े। तो इसमें देशों को मिलकर करना पड़ेगा। बट बात यह है कि जो देश जहां ये हो रहा है, कंबोडिया फॉर एग्जांपल, वहां की जो सरकार है, वहां की सरकार खुद इस मामले में काफी हद तक कहो तो इन्वॉल्व है। म्यांमार में तो कोई सरकार ही नहीं है, जिस एरिया की जो नॉर्थ शान स्टेट वगैरह की हम बात करें, तो ये रीजन बड़ा लॉलेस एरिया भी है। बट एट द सेम टाइम यस, इसमें डेफिनेटली भारत को पहल ले, बिकॉज यू रिमेंबर ये एरिया इज आल्सो द गोल्डन ट्रायंगल फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग, राइट। वो एक और अलग ये बहुत बड़ा एरिया है जहां से बहुत बड़ा ओपीएम एंड ड्रग प्रोडक्शन एंड लैब्स वगैरह हैं। तो ये जो पूरा इंडो चाइना का काफी जो इलाका है, इसमें बहुत स्कोप है, पोटेंशियल है क्रिमिनल्स का, क्योंकि इतने वास्ट एरियाज हैं, जंगल हैं, नदी है, नदी से ऊपर नीचे जा रहे हैं, और पोर्ट्स जो होते हैं वहां पर वैसे ही क्राइम कई बार बढ़ जाता है पुराने उसमें। बट यस, टू योर पॉइंट कि हमें ऑफ कोर्स वन तो बायलैटरल लेवल पे कंबोडिया से इस पे हमें प्रेशर बनाना चाहिए, डेफिनेटली यस। एट द सेम टाइम थ्रू द यूएन एब्सोल्युटली आल्सो हमें इसको रेस करना चाहिए, एंड आल्सो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एंगल से। तो इन सब एंगल से यस, इंडिया इस मामले को रेस कर सकती है। बट कितना हमें सक्सेस मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, मिलना चाहिए अगर हम करेंगे। बट ये प्रॉब्लम हम अकेले सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये अगर इसमें इच्छा शक्ति रही तो ये केस सॉल्व हो सकता है। हमारे दर्शकों को जानकर शायद थोड़ा राहत भी मिले और थोड़ा सा हैरानी भी हो। ये पूरा मामला जब इंडिया में उजागर हुआ तो तब उजागर हुआ जब भारत सरकार के एक बहुत ही हाई रैंक्ड ऑफिशियल के साथ 65 लाख से ज़्यादा की धोखाधड़ी हो गई। उसके अब इतना बड़ा ऑफिसर है,
उसके साथ धोखाधड़ी हो गई तो फिर कैसे जालसाज बच निकलते। उसके बाद ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हुई, ओडिशा पुलिस को ये पूरा मामला दिया गया और विद इन अ फ्यू डेज 8 से 10 गिरफ्तारियां हुई और फिर धीरे धीरे कड़ियां जोड़ते गए तो आज वहां से हम 250 लोगों को रेस्क्यू कर सकते हैं। फर्ज कीजिए कि कोई आम आदमी अपनी गुहार लेकर कहीं जाता, मजाल थी जो इस केस का भांडाफोड़ हो जाता। वो तो जब एक बड़े अधिकारी के ऊपर आप बीती हो गई तो उन्होंने पूरा का पूरा तंत्र हिला दिया और फिर ये रेस्क्यू वगैरह हो रहे हैं। तो दीपिका जी, अगर इच्छा शक्ति है, अगर कोऑर्डिनेशन सही है, अगर एफर्ट्स कॉन्क्रीट है, सटीक है, टारगेटेड हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं कि हम अपने सारे भारतीयों को वहां से ले आएं और दुनिया के लिए भी एक नजीर दे दें। जरूर जरूर। इनफैक्ट जब हमने देखा है कि जब इंडियन सरकार खुद प्रिडिक्टिव पुलिसिंग के कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं, हम इंटेलिजेंस में, हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में बिल्कुल भी पीछे नहीं हैं। जो हमारा क्वांटम है डेटा का 1.4 बिलियन पीपल का, अगर हम वहां पे एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं। मेन चीज यही है कि कोलैबोरेटिव अप्रोच होनी चाहिए सारे लोकल प्लस नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसीज एज वेल। जितने भी 5i ग्रुप्स है, जितने भी इंटरनेशनल कंसोर्शियम्स है, यहाँ पे इंटेलिजेंस शेयरिंग का एक बहुत ही अच्छा तालमेल होना चाहिए। यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्सपर्ट ने बताया अबाउट जितने भी माफिया गैंग्स बन चुके हैं जहाँ ड्रग ट्रेडिंग्स हो रहे हैं, डार्क वेब पे ये सारी एक्टिविटीज खुल्लम खुल्ला बढ़ रही है। तो अगर यहाँ पे एक सजेशन होगा कि डार्क वेब पे अगर ये जितने भी स्टोर्स है जहां से ये सारा डेटा लिया जाता है, जहां से ये सारे डेटा ब्रीचेस लिया जाते हैं, या जहां से लोगों का ये डेटा चुराया भी जाता है, क्यों ना वहां से शुरुआत करें। क्यों ना ये जो नंबर आया है कि जैसे 1 ट्रिलियन सिर्फ ये सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड्स का है, बट टोटल साइबर क्राइम इंडस्ट्री $8 ट्रिलियन की थी इन 2023। 8 ट्रिलियन, वर्ल्ड्स 3rd इकोनॉमी हम बोलेंगे आफ्टर दिस। तो अगर ये पैसा, ये ऐसे नहीं कि ये हवाई या पेपर पैसा है, ये पैसा एक्चुअली ग्लोबल इकोनॉमी से जा रहा है और सबसे ज्यादा ये हमारी नेशनल रेप्यूटेशन को इम्पैक्ट कर रहा है। क्योंकि मैंने खुद देखा है जब फॉरेन न्यूज मीडिया हमें कवर करती है कि इंडियन साइबर क्राइम गैंग्स, we are known for our technological governance, we are known for our technological advancements, why are these gangs spoiling the name of our nation? कि अच्छा यहीं पे या इंडियन नेशनल्स ही फ्रॉड्स करेंगे, वो हमारी रेप्यूटेशन नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे ही कुछ कोरॉबरेटिव एंड प्रिडिक्टिव पुलिसिंग के अप्रोचेस अगर हम ले और डेटा ब्रीचेस का सख्त ध्यान रखें, क्योंकि हमने देखा है जब FBI या इंटरपोल कुछ डार्क वेब प्लेटफॉर्म्स को मॉनिटर कर रहे हैं, टाइम जरूर लगा, बट 16 बिलियन 20 बिलियन डॉलर वाले जो बड़े डार्क वेब स्टोर्स थे उनका भी टेक डाउन हुआ। यहाँ पे अगर हम देखें कि एट्रीब्यूशन किया जाए जितने भी सिटीजन्स लेके गए हैं, उनका क्विक बैक हिस्ट्री और एक प्रोफाइलिंग की जाए कि इनको फंसाया कैसे होगा। अगर उनके परिवार वालों के साथ, लोकल लॉ एनफोर्समेंट के साथ थोड़ा एक फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की जाए, बैक ट्रैक करके कि फंसे कैसे होंगे, उसके बाद एटलीस्ट उनसे संपर्क करने की एक जरूरत की जाए और क्वांटम देखा जाए कि इनके ऊपर क्या ब्लैकमेलिंग की गई है। तब भी लॉ एनफोर्समेंट एक इंटरनेशनल स्तर पर हमारे सिटीजन्स को बचा पाएंगे और उनको एक डिग्निटी की जिंदगी दे पाएंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स वो बहुत ही फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट हो चुके हैं। उनको इतनी बुलिंग हुई है इन पर्सन एंड ऑनलाइन, एंड आई एम श्योर उनको भी पसंद नहीं आ रहा होगा कि सीनियर सिटीजन्स को, वेल्दी इंडिविजुअल्स को या इवन बच्चों को ठगे। कोई भी इंसान वैसे नहीं चाहेगा कि वो ऐसे लोगों को डिजिटली ठगे, उसको फोर्स किया जा रहा है लालच या डर दिखा। तो यही मेरा सजेशन रहेगा कि कोरॉबरेटिव प्रिडिक्टिव अप्रोच रखिए, AI का इस्तेमाल करके एक प्रोफाइलिंग कीजिए और फिर हमारे नेशनल्स को प्लीज वापस घर ले आइए। एब्सोल्युटली। और ये सिर्फ हमारे उन नेशनल्स की बात नहीं है जो वहाँ पर इस पूरे के पूरे साइबर स्लेवरी के जाल में फंसे हुए हैं, बल्कि उनके ज़रिए जो हमारे दूसरे नागरिकों को ठगा जा रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि करोड़ों, सैकड़ों करोड़ों की ठगी कई महीनों में ये लोग कर देते हैं और बिल्कुल टारगेट दिए जाते हैं इनको, उनको भी हम बचा सकते हैं। और जो दीपिका ने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रखा कि हमारी इमेज का, जैसा सर भी कह रहे थे, अगर हम एक कलेक्टिव एफर्ट करते हैं जो कि पॉसिबल है, अगर इसमें इच्छा शक्ति दिखाकर भारत इसमें लीड ले तो नथिंग लाइक दैट। हम उम्मीद करेंगे
कि एक बड़े पर्सपेक्टिव, एक बड़ी अप्रोच, बड़ी सोच के साथ भारत सरकार इसमें काम करेगी। एक एडवाइजरी जरूर आई है, लेकिन मुझे लगता है कि साइडलाइंस में एक स्ट्रैटेजी भी बन रही होगी। आई एम श्योर चुनाव के बाद जब नई सरकार का गठन हो जाए तो हम इसमें कुछ ठोस उपाय देखें। तब तक आप लोग सतर्क रहिए और किसी भी तरह के इस तरह के झांसे में मत आइए। और चाहे वो पढ़ाई के लिए जाना हो या नौकरी के लिए जाना हो, बिल्कुल भी आप सतर्क रहिएगा। दीपिका कुछ ऐड कर रही है क्विकली? एक लास्ट पॉइंटर, डेटा ब्रीचेस की हमने बात की थी। यूजर से यही सजेशन है कि अगर आपको अपना डेटा चेक करना है कि डार्क वेब या ऐसी वेबसाइट पे लीक हुआ है कि नहीं, हैव आई बीन पॉन्ड, ये एक ओपन सोर्स वेबसाइट है, उस पे आप जाके हैव आई बीन पॉन्ड और आपका ईमेल आईडी नंबर डाल दे। प्लीज देखिए कि आपका डेटा सुरक्षित हो और लीक्ड ना हो। थैंक यू। Absolutely. तो ये इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दीपिका ने दिया। थैंक यू सो मच दीपिका। थैंक यू सो मच रविंद्र सर, वक्त निकालने के लिए। बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन किया आप दोनों ने इस मुद्दे को। थैंक यू सो मच।